हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन दुबई क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं आज आप लोगों के लिए फिर से करंट अफेयर्स के कुछ टॉपिक्स मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लेकर आया हूं, जो कि आपके हर एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। कोई भी ऐसा निश्चित नहीं है कि ये आपका एनटीपीसी, लेखपाल, पुलिस वगैरह, बैंक, रेलवे किसी के लिए भी इम्पोर्टेंट है, वो सभी के लिए इम्पोर्टेंट हो दोस्तों, ठीक है ना। तो आप लोग वीडियोज़ को पूरा लास्ट तक देखिएगा। कल आज के लिए मैं जो आपके लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आऊँ, बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पूरा लास्ट तक वीडियो देखेगा। चलिए हम पहले टॉपिक की बात करते हैं। तो पहला टॉपिक क्या है, कहता है आपसे। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आप लोगों को हमारे चैनल को क्या करना है दोस्तों, सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन करना है, ताकि इसी तरीके से जो इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं आपको करंट अफेयर्स के दे रहा हूं आप लोगों तक पहुंचते रहे। चलिए आज का जो पहला टॉपिक है आपसे क्या कह रहा है, ये आज का पहला टॉपिक है। और क्या कह रहा है, फिनलैंड की सना मारिना बनी दुनिया की सबसे युवा महिला पीएम। तो दोस्तों यहाँ से आपको पहला क्वेश्चन पुटअप होता है कि जो दुनिया की सबसे युवा महिला पीएम है वो आपकी कौन है। तो सना मारिन है। कौन सी है, कौन है, सना मारिन बनी ये आपकी दुनिया की सबसे युवा महिला पीएम है। कौन दुनिया की सबसे महिला युवा पीएम कौन है दोस्तों, तो सना मारिन। कौन है, सना मारिन। और ये भी आपको बता दूं कि अब आपका क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि जो सना मारिन है दुनिया की सबसे युवा महिला पीएम है, ये कहाँ की पीएम बनी हुई है। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि फिनलैंड की बनी हुई है। कहाँ की बनी हुई है, फिनलैंड की बनी हुई। चाहिए कि विशेष तौर पर इनकी पूरी चर्चा कर लेते हैं हम लोग। क्या कह रहा है कि फिनलैंड की 34 वर्षीय सना मारिन कितने ईयर्स की हैं, ये 34 ईयर्स की हैं, मतलब सबसे युवा है, इसलिए इनको बोला गया कि कोई 34 ईयर्स में ही इन लोगों ने ये आपका पीएम बन चुकी हैं। तो मारिन 9 दिसंबर 2019 को, कब, 9 दिसंबर 2019 को विश्व की सबसे युवा महिला पीएम प्रधानमंत्री बनी हुई है। सना मारिन इस पद से पहले फिनलैंड सरकार में परिवहन एवं संचार मंत्री भी रह चुकी हैं। तो चलिए मैं भी आपको ये बता दूंगा कि ये जो परिवहन और संचार मंत्री बनी थी वो कब बनी थी, ठीक है ना। वह देश के राजनीतिक इतिहास में सबसे युवा प्रधानमंत्री है। तो दोस्तों आपको बता दूं यहाँ से 2-3 टाइप के क्वेश्चन बन चुके हैं। सबसे दुनिया की सबसे युवा महिला पीएम आपकी कौन है, सना मारिन है। कहाँ की है, फिनलैंड की है। उनकी एज कितनी है, 34 ईयर्स है। और जो आपके उनको बनाया गया था वो कब बनी थी, 9 दिसंबर 2019 को वो प्रधानमंत्री बनी थी। चलिए यहाँ पर हम इनकी थोड़ी चर्चा कर लेते हैं कि कैसे क्या इन लोगों का सफ़र रहा है, इनका सना मारिन का। तो आप लोग देखें, सना मारिन का जो पीएम बनने तक का सफ़र है आप लोगों को मैं बता रहा हूँ। क्या बोला गया है कि मारिन का जो जन्म है 16 नवंबर 1985 को फिनलैंड में हुआ था, और यह फिनलैंड की ही प्रधानमंत्री बन चुकी है। वर्ष 2012 में इन्होंने प्रशासनिक क्षेत्र में टेम्पियर विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री हासिल की। वर्ष 2015 में इन्हें संसद का सदस्य चुना गया, मतलब तुरंत आपका डिग्री कंप्लीट होने के बाद 3 साल के अंदर इन्हें संसद का सदस्य चुन लिया गया। 2017 में इन्हें सिटी काउंसिल चुना गया, और 2019 में पहली बार इन्हें सरकार में परिवहन एवं संचार मंत्री के रूप में चुना गया। इसका मतलब है कि जब ये 9 दिसंबर 2019 को जब ये प्रधानमंत्री बनी, इसके पहले 2019 में ही ये परिवहन एवं संचार मंत्री थी। तो दोस्तों आप लोगों को इस तरीके से ये सारे पॉइंट्स आपको मैंने क्लियर बता दिए हैं। तो आप लोगों को क्या याद रखना है, सबसे इम्पोर्टेंट है तो ये है कि ये प्रधानमंत्री बनने से पहले कौन से पद पर थी। तो आपको बता दें, परिवहन एवं संचार मंत्री थी। कौन है सबसे युवा पीएम, सना मारिन है। कहाँ की है दोस्तों, ये फिनलैंड की है, ठीक है ना। तो ये आज का आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक था। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आपका जो इंपॉर्टेंट है वो आपका क्या है। तो दोस्तों जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है, आपका सेकंड टॉपिक ही आपका दूसरा नंबर है ये आपका, ठीक है ना, आज के इसका लेक्चर का। तो ये इसमें क्या बोला गया है कि 11वां जो ब्रिक्स सम्मेलन 2019 हुआ था वो कब हुआ था, कहाँ हुआ था। इसमें थोड़ी चर्चा मैं ये भी कर दूंगा कि जो ब्रिक्स का जो पहले नाम था वो क्या था, कौन कौन से देश इसमें शामिल हैं, क्यों ये आपका सम्मेलन होता है। तो इस सबकी जानकारी हम लोग इससे के थ्रू हम लोग देख लेंगे। चलिए तो यहाँ पर जो हम बात करने जा रहे हैं वो है आपका 11वां ब्रिक्स सम्मेलन कंप्लीट हो चुका है। 11वां, ध्यान रखिएगा दोस्तों, 11वां ब्रिक्स सम्मेलन आपका कंप्लीट हो चुका है, ठीक है ना। तो कहाँ हुआ था, चलिए यहाँ पर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। तो जो आपका ब्रिक्स है, ब्रिक्स का जो
ब्रिक्स आपका क्या है, तो दोस्तों आपको बता दूं कि जो ब्रिक्स का जब हम इसको अलग अलग वर्ड्स का इसको देखेंगे तो ये आपके देशों के नाम है, कंट्रीज़ का नाम है। जैसे आपका बी है, बी से आपका ब्राज़ील बनता है। जो आर है, आर आपका रूस बनाता है। आई है, आई इंडिया है जिसको हम लोग भारत बोलते हैं। सी आपका चीन है और एस आपका दक्षिण अफ्रीका, साउथ अफ्रीका है। तो दोस्तों आप लोगों को बता दूं कि इसके पहले आपका दक्षिण अफ्रीका इसमें ऐड नहीं था। इस सम्मेलन में दक्षिण अफ्रीका ऐड नहीं था। ये कब ऐड हुआ? इसके पहले जब दक्षिण अफ्रीका नहीं था तो दोस्तों आपको बता दूं कि इसके पहले इसका नाम क्या था, BRIC। क्या था दोस्तों? BRIC मतलब ब्रिक करके इसका नाम बोला जाता था। ब्राज़ील, रूस, भारत और चीन। पहले कौन से थे आपके दोस्तों? ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन, और अब आपका जो दक्षिण अफ्रीका है उसको भी शामिल कर लिया गया है। चलिए यहाँ पर से मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि जो 11वां ब्रिक्स सम्मेलन हुआ था, अब मैं आपको बता दूँ कि ये कहाँ हुआ था दोस्तों। तो ब्राज़ील की राजधानी कहाँ हुआ था? ब्राज़ील की राजधानी ब्राज़ीलिया में 13 से 14 नवंबर 2019 को संपन्न हुआ था। कब हुआ था? 13 से 14 नवंबर 2019 को यह संपन्न हुआ था 11वां शिखर सम्मेलन। कहाँ हुआ था? ब्राज़ील में हुआ था। ब्राज़ील की राजधानी ब्राज़ीलिया में होता है। इसमें कौन कौन से देश हैं दोस्तों? आप लोगों को मैंने बता ही दिया है, ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका। चलिए यहाँ पर मैं थोड़ी सी बात और कर लेता हूँ, ब्रिक्स सम्मेलन से रिलेटेड ही आपकी। देखिए यहाँ पर लिखा है कि ब्रिक्स सम्मेलन, इस सम्मेलन में भारत की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाग लिया था। दोस्तों ये पूछा जाता है क्योंकि कभी क्या होता है कि जो राजदूत आपके भेज जाता है, कभी कभी वो आपका सम्मेलन में भाग ले लेते हैं, कभी कोई ले लेता है, कोई प्रधानमंत्री को भेज दिया, सॉरी कभी कोई मंत्री को भेज दिया जाता है। तो आपको ये भी पूछ सकता है कि जो आपका 11वां ब्रिक्स सम्मेलन ब्राज़ीलिया में हुआ था, तो उसमें आपका भारत की साइड से किसने आपका उसमें भाग लिया था? तो आपको बता दो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिया था दोस्तों, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट, मैं आपको ये सब चीज़ें क्यों रिपीट करता रहता हूँ, क्योंकि आप लोग बार बार सुनेंगे तो आपको याद हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं। तो मई 2014 में प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार संभालने के पश्चात ब्रिक्स के सभी 6 शिखर सम्मेलनों में भारतीय शिष्टमंडलों का नेतृत्व किसने किया था दोस्तों? नरेंद्र मोदी ने किया था। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है कि 2014 में चुनाव जीतने के बाद जब प्रधानमंत्री की कमान संभाली तो ब्रिक्स के सभी 6 शिखर सम्मेलनों में भाग किसने लिया था दोस्तों? आज आपको बता दूं कि किसने भाग लिया था। ये आपका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लिया था। चलिए नेक्स्ट पॉइंट आपसे क्या कहता है, इस सम्मेलन का विषय अभिनव भविष्य के लिए आर्थिक वृद्धि का था। मतलब आर्थिक रूप से देशों का इंक्रीजमेंट होना, ये आपका ब्रिक्स सम्मेलनों का जो विषय है ये आपका मेन था, ठीक है ना दोस्तों। चलिए आगे बात करते हैं। आगे जो आपका है ब्रिक्स सम्मेलन से ही रिलेटेड कुछ चर्चा कर लेते हैं। तो दोस्तों मैंने आपको क्या बताया था कि ब्रिक्स के जो पहला अभी नाम पड़ा है, क्योंकि ये साउथ अफ्रीका ऐड हो गया तो इसमें जो आपका एस था लास्ट में, ये एस आपका ऐड हो चुका है। तो इसके पहले मैंने आपको बताया था इसका नाम ब्रिक था, मतलब BRIC था। तो आप देखें ज़रा, वर्ष 2009 में 4 देशों ब्राज़ील, रूस, भारत और चीन द्वारा ब्रिक्स नाम से एक संगठन की स्थापना की गई दोस्तों। तो यहाँ पर जो आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, आप लोगों को याद रखना है कि जो ब्रिक था, ब्रिक की जो स्थापना हुई थी कब हुई थी? 2009 में हुई थी। इसमें आपके 4 देश शामिल थे, ब्राज़ील, रूस, भारत और चीन। ये आपके 4 नाम इसमें आपके शामिल थे। इसके बाद अब दोस्तों आपका सम्मेलन में दक्षिण अफ्रीका को ऐड कर लिया गया। तब आपके इसके सदस्य कितने हो गए हैं? 5। मतलब यदि आपसे पूछा जाता है कि इसके पहले सदस्य कितने थे, तो आपके 4 थे। इसके बाद जब आपको दक्षिण अफ्रीका को ऐड कर लिया गया इस सम्मेलन में, दूसरे सम्मेलन में, तब आपके इसके सदस्यों की संख्या कितनी हो गई है दोस्तों? संख्या कितनी बढ़ के हो गई है? 5 हो गई है। तो इसको क्यों बनाया गया है, क्या उद्देश्य था उसका, चलिए इसकी भी हम लोग बात कर लेते हैं। इसके बाद देखें आप, इसके बाद इस संगठन का नाम ब्रिक्स हो गया क्योंकि आपका साउथ अफ्रीका इसमें ऐड हो गया। ब्रिक्स देशों में अब ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और साउथ अफ्रीका शामिल हो गए हैं दोस्तों। अब यह मैंने आपको बताया इसके पहले, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं कि उसका जो मुख्य उद्देश्य था वो क्या था आपका। तो दोस्तों आप देखिए, ब्रिक्स का जो मुख्य उद्देश्य था मैंने आपको पीछे भी बता दिया है कि आर्थिक रूप से देश को परिपक्व बनाना है, बेहतर बनाने का प्रयास आपका ब्रिक्स सम्मेलन के तहत किया गया था। अब इसमें थोड़ी सी एक चर्चा और कर लेते हैं कि ब्रिक्स देशों के शासनाध्यक्षों ने विज्ञान, प्रौद्योगिकी, नवाचार एवं डिजिटल अर्थव्यवस्था पर चर्चा की तथा आपसी सहमति से ब्राज़ीलिया घोषणा पत्र को जारी किया दोस्तों, ठीक है ना। तो इन लोगों ने आपका प्रौद्योगिकी की चर्चा की है,
विज्ञान की चर्चा की है, नवाचार की चर्चा की है, डिजिटल व्यवस्था की चर्चा की है और ब्राजीलिया को घोषणा पत्र जारी कर दिया। दोस्तों तो यहाँ पर जो आपका कई इंपॉर्टेंट पॉइंट बनते हैं कि ब्रिक्स सम्मेलन 11वां कहाँ हुआ था, ये क्लियर बन गया। ब्राजीलिया में हुआ था, ब्राजील की राजधानी ब्राजीलिया में हुआ था। इसके अभी पहले सबसे प्रथम जब इसका निर्माण कब हुआ था तो 2009 में हुआ था। कितने सदस्य थे आपके, 4 थे। इसके बाद आपका कौन शामिल देश हुआ तो वो साउथ अफ्रीका हुआ। तब देशों की संख्या कितनी हो गई, सदस्यों की संख्या दोस्तों आपकी 5 हो गई। तो इस तरीके से ये इंपॉर्टेंट इसमें क्वेश्चन आपके बनते हैं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक हम लोग आज का देख लेते हैं, जो तीसरा टॉपिक है आपका। तो दोस्तों आज का जो तीसरा टॉपिक है आपका वो क्या कह रहा है, आपको समझ लीजिएगा। आसियान का 35वां शिखर सम्मेलन, 14वां आपका एशिया शिखर सम्मेलन व अन्य संबंधित बैठकें थाईलैंड में संपन्न हुई। दोस्तों आप लोगों को तो बता दूं आपको फ्रेंड्स कि क्या बोला गया है। अब हम लोग यहाँ पे आसियान सम्मेलन की बात करेंगे तो आसियान सम्मेलन कितने नंबर का था दोस्तों, आपका 35 नंबर का था और एशिया शिखर सम्मेलन आपका 14वें नंबर का था। तो इसी से तहत हम लोग यहाँ की पूरी चर्चा करेंगे इस टॉपिक में। तो दोस्तों आप देखें क्या लिखा है आपका, दक्षिण पूर्वी एशिया, इसको आसियान को हम लोग क्या बोलते हैं, दक्षिण पूर्वी एशिया बोलते हैं। क्यों बोलते हैं तो आपका इसका हम फुल फॉर्म देख लेते हैं। क्या है, एशियन का एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। एशियन का जो फुल फॉर्म है आपका क्या होता है दोस्तों, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, ये इसका आसियान का ये आपका फुल फॉर्म है। इसमें मैं आपको बता दूं इसमें कुल देशों की संख्या आपकी कितनी है, मतलब जो समूह है वो कितने देशों का है तो दक्षिण पूर्व एशिया के 10 देशों का है। तो आप लोगों को बता दें कि यहाँ पर आपको एक तो पॉइंट ये याद रखना है कि जो ये सम्मेलन होता है दक्षिण पूर्व एशिया के देशों के साथ होता है। कितने देश हैं दक्षिण पूर्वी एशिया के, टोटल 10 देश हैं। एशियन का जो फुल फॉर्म है आपको ये भी याद रखना है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस है। कौन सा शिखर सम्मेलन दोस्तों अभी हुआ, ये 35 नंबर का सम्मेलन हुआ। तो इस तरीके से ये आपके पॉइंट बन चुके हैं। इसके आगे हम बात करते हैं तो उससे संबंधित आपकी बैठकें हमने बताई थी, आपकी तमाम बैठकें हुई हैं जो आपका कहाँ से कब तक। अन्य बैठकें आपकी थाईलैंड में बैंकॉक में 31 अक्टूबर से 4 नवंबर 2019 को संपन्न हुई दोस्तों। तो कहाँ हुई थी अन्य बैठकें आपकी, थाईलैंड में हुई थी। अब इसके पहले मैंने आपसे चर्चा की थी 14वां पूर्व एशियाई सम्मेलन भी हुआ, तो चलिए उसकी भी हम लोग चर्चा कर लेते हैं। ज़रा देखिएगा आपसे क्या कह रहा है कि 14वां पूर्वी एशियाई शिखर सम्मेलन ईस्ट एशिया समिट क्षेत्रीय समग्र आर्थिक साझेदारी, तो किसके लिए होता है ये आपका, आर्थिक साझेदारी के लिए होता है। रीजनल कंप्रहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप RCEP, रीजनल कंप्रहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप हेतु तीसरी शिखर बैठक तथा भारत सहित कुछ अन्य देशों के साथ एशियान की कुछ शिखर बैठकें आयोजित की गई थी। तो दोस्तों आप लोगों को ये पॉइंट है आपका, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका 35वां शिखर सम्मेलन उसका। तो दोस्तों आपका 35वां ये आपका एशियन का शिखर सम्मेलन कंप्लीट हो चुका है और 14वां आपका जो था वो आपका कौन सा था, ईस्ट एशिया समिट था, मतलब क्या बोल सकते हैं उसको, पूर्व एशिया समिट था, ठीक है ना दोस्तों। तो इस तरीके से ये आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट हो चुके हैं। और इसका जो सबसे इम्पोर्टेंट अब आपका जो पॉइंट बनता है वो आपका क्या है कि जो आसियान शिखर सम्मेलन 35 नंबर का हुआ था उसकी थीम क्या थी दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ से ये बन के आता है, आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन के आता है कि 35 नंबर का जो आसियान शिखर सम्मेलन हुआ है उसकी जो थीम थी वो क्या थी, स्थिरता के लिए भागीदारी को आगे बढ़ना, एडवांसिंग पार्टनरशिप फॉर सस्टेनेबिलिटी। दोस्तों तो याद रखना है कि जो आसियान शिखर सम्मेलन आपका हुआ है, ठीक है ना, तो इसकी थीम क्या थी, स्थिरता के लिए भागीदारी को आगे बढ़ाना। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आज का जो नेक्स्ट टॉपिक है आपका क्या है दोस्तों, ये अच्छा टॉपिक तो नहीं है, फिर भी इसको लेके आना पड़ रहा है क्योंकि हमारे देश की कंडीशन इस तरीके से हो जाएगी, पता नहीं था, सोचा नहीं था, ठीक है ना। देखो तो निकल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आपका बन के आता है। बाकी देश की चिंता है तो वो आपके माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी संभाल रहे हैं, ठीक है ना, वो जाहिर सी बात है कि उसको क्लियर कर लेंगे। चलिए जो आज का अब ये टॉपिक है आपका क्या आया है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत 102वें स्थान पर है। तो दोस्तों आपका यहाँ पर पूछा जाता है कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो है आपका, मतलब भूखमरी जिसको बोला जाता है,
इस इंडेक्स में जो भारत का स्थान है वो आपका कौन सा है दोस्तों? तो याद रखना है आपको 102वें नंबर का है दोस्तों। मैं इसलिए लेकर आया हूँ कि ये क्वेश्चन आपका बता दूँ बहुत बार पूछा गया है, एक प्रेस वार्ता के लिए पूछा जाता है। तो इस तरीके से मैं आपको करंट का जब दूंगा तो आपको कंप्लीट हो जाएगा दोस्तों, बिल्कुल परेशान नहीं होना है। चलिए यहाँ पर आपका है कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत का कौन सा स्थान है दोस्तों? तो 102वें नंबर का स्थान है। इसके बाद हम बात करते हैं कि इसमें ग्लोबल हंगर इंडेक्स के जो कुल देशों की संख्या है वो आपकी 117 है। कितनी है दोस्तों? 117 है। और 117 देशों में जो आपका स्थान है भारत का वो 102वें नंबर पे है दोस्तों। तो बहुत ही कंडीशन खराब है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत का 102वें नंबर पर स्थान में, और कुल देशों की संख्या आपकी कितनी है? 117 है दोस्तों। आपको बता दूं यह दक्षिण एशियाई देशों के मामलों में भारत का सबसे निचला स्थान है। मतलब इसका मतलब है कि अभी इसके पहले अपनी जो पोजीशन थी इंडिया की काफ़ी अच्छी थी, लेकिन ये स्तर अब गिर चुका है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स को हम लोग देखते किस तरीके से, तो आपका बता दूं दोस्तों कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स में पर्याप्त मात्रा में भोजन न मिलना, कुपोषण की बीमारी जो है आपकी अधिक हो जाना, 5 वर्ष तक के बच्चों में लंबाई व वजन आदि का कम होना तथा बाल मृत्यु दर वृद्धि आदि मानकों का खासा ध्यान रखा जाता है। तो इन सारी चीज़ों को देख करके भोजन न मिलना, कुपोषण है, 5 वर्ष के बच्चों में लंबाई न बढ़ना, वजन आदि का कम होना, तो इन सारी चीज़ों को देखकर ही हम लोग ग्लोबल हंगर इंडेक्स बनाया जाता है, जिसमें भारत का भी 102वें नंबर पर स्थान है। दोस्तों एक बात और बता दूं कि इससे पहले जो आपकी नेपाल और जो बांग्लादेश था, इसकी जो कंडीशन थी आपके इंडिया से काफ़ी ख़राब थी, लेकिन आज की कंडीशन ये है कि आपकी इंडिया की कंडीशन ख़राब हो गई है नेपाल और बांग्लादेश की अपेक्षा। चलिए थोड़ी सी और चर्चा कर लेते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका यहाँ से निकल कर आता है दोस्तों। क्या निकल के आया है कि आपका कितने नंबर का स्थान हो गया है ग्लोबल हंगर इंडेक्स में? आपका इंडिया का 102वें नंबर पर है। इसके 5 वर्षों की यदि हम बात करते हैं तो 5 वर्षों में भारत की स्थिति वर्ष 2014 से 2018 तक 99, 93, 97, 100, 103वें नंबर पर। इसका मतलब है कि पहले कंडीशन थोड़ी सही हुई थी, 99वें नंबर पर था, फिर 93 पर हो गया, फिर 97 थोड़ा सा बढ़ गया, फिर 100, फिर 103, और आज जो कंडीशन है आपकी, इसका मतलब है यदि हम पुरानी कंपेयर करेंगे तो पक्का है कि थोड़ा सा एक स्टैंडर्ड आपका लेवल कम हुआ है, क्योंकि 102 है, इसके पहले 2018 में आपका 103 था दोस्तों। ठीक है ना? तो कंडीशन तो थोड़ा सही हुई है और सही आशा करता हूँ कि आगे सही हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। बहुत ही इसी तरीके से इंपॉर्टेंट टॉपिक दोस्तों मैं लेके आता रहूँगा। आप लोगों को क्या करना है, वीडियोस पूरा देखा करिएगा। आप लोग पूरा नहीं देखते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन करिए और लाइक्स करिए, शेयर करिए वीडियोस को। चलिए आज का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है देखते हैं दोस्तों। बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। और क्या कह रहा है, INF संधि से अलग होने के बाद अमेरिका द्वारा क्रूज मिसाइल का परीक्षण किया गया। दोस्तों यहाँ से पहला क्वेश्चन तो आपसे यही पुटअप होगा कि क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किसने किया। सबसे पहला पॉइंट, क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किसने किया दोस्तों? याद रखना है आपका अमेरिका ने किया है। और अमेरिका से फिर दूसरा क्वेश्चन ये बन सकता है कि किस संधि से अलग होने के बाद अमेरिका ने क्रूज मिसाइल का परीक्षण किया है? दोस्तों आपको याद रखना है INF संधि से अलग होने के बाद। दोस्तों मैं आपको बताऊंगा, जरूर आपके मन में आया होगा क्वेश्चन, पुटअप हुआ होगा INF संधि क्या है, तो इसकी भी हम लोग चर्चा इसी टॉपिक में करेंगे। तो देखिएगा सबसे पहले कि INF संधि से अलग होने के बाद पहली बार अमेरिका ने 18 अगस्त 2019 को मध्यम दूरी की क्रूज मिसाइल का परीक्षण किया। तो अमेरिका ने किस मिसाइल का परीक्षण किया? क्रूज मिसाइल का परीक्षण किया। किस संधि से अलग होने के बाद? INF संधि से अलग होने के बाद। ठीक है ना? यह मिसाइल परमाणु क्षमता वाली टॉम हॉक क्रूज मिसाइल का संस्करण है। किसका संस्करण है दोस्तों? ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है, पॉइंट बन जाता है। टॉम हॉक क्रूज मिसाइल का संस्करण है। चलिए आगे बात करते हैं इसकी जो भेदन क्षमता है या इसकी जो क्षमता है वो कितनी क्या रहेगी दोस्तों। तो आपको बता दें इसकी जो क्षमता है आपकी 500 किलोमीटर से अधिक उड़ान के लक्ष्यों को नष्ट किया जा सकता है। कितने किलोमीटर से? 500 किलोमीटर से अधिक मिसाइल का लक्ष्य को साधा जा सकता है इसके तहत। चलिए आपको मैं बता दूं कि जो INF संधि है, वो आपकी क्या होती है, किसके साथ हुई थी? अमेरिका की। तो चलिए यहाँ पर हम लोग कुछ बात कर लेते हैं। लिखा है, बताते हैं INF संधि के बारे में। तो देखिए आप, दिसंबर 1987 में तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन तथा सोवियत संघ के मिखाइल गोर्बाचेव, दोस्तों फिर से समझ लीजिएगा, दिसंबर 1987 से में कब? 1987 में अमेरिकी राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन
तथा सोवियत संघ के मिखाइल गोर्बाचेव के बीच इंटरमीडिएट रेंज न्यूक्लियर फोर्सेस INF। तो दोस्तों आप लोगों को INF का फुल फॉर्म भी याद रखना है। क्या है INF का फुल फॉर्म? इंटरमीडिएट रेंज न्यूक्लियर फोर्सेस की संधि हुई थी। किस किस के बीच हुई थी? अमेरिका और सोवियत संघ देशों के बीच हुई थी। इस संधि के द्वारा दोनों देशों के बीच 500 से 5000 किलोमीटर दूरी की सतह से लॉन्च की जाने वाली परमाणु मिसाइलों के निर्माण के परीक्षण पर प्रतिबंध लगाया गया था। मतलब कहने का है कि इस संधि के द्वारा जो आपके देश थे वो 500 से 500 किलोमीटर की दूरी की सतह से लॉन्च की जाने वाली परमाणु मिसाइलों के निर्माण और परीक्षण पर प्रतिबंध लगाया गया था। मतलब इतने से अधिक 500 से 500 मीटर की रेंज तक की कोई भी मिसाइल का परीक्षण नहीं किया जाएगा। इस संधि के तहत ये बात हुई थी। और जब ये संधि सोवियत संघ से आपकी ख़त्म हो गई है तो अब का अमेरिका ने क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण कर लिया है। ठीक है ना। दोस्तों आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि किसने क्रूज मिसाइल का परीक्षण किया दोस्तों, तो सफल परीक्षण हुआ, तो आपको याद रखना है अमेरिका ने किया है। ठीक है दोस्तों। किस संधि से अलग होने के बाद किया था? तो INF संधि से अलग होने के बाद किया था। INF संधि किसके साथ थी? तो सोवियत संघ के साथ थी दोस्तों। आपको मैंने ये आपको बता ही दिया है किसके साथ थी, सोवियत संघ के साथ थी। INF का फुल फॉर्म क्या है? इंटरमीडिएट रेंज न्यूक्लियर फोर्सेस। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। इसके पहले मैं आपको बता दूं कि आप लोगों को हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन करना है। इसी तरीके से मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक देता रहूँगा। ठीक है ना दोस्तों। और वीडियोज़ को पूरा देखिए, लाइक करिए, शेयर करिए। चलिए बाय बाय, टेक केयर।